हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 4 का अध्ययन कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने स्टार्ट किया है यूनिट 4 को, प्रश्न पत्र की यूनिट 4 को। और प्रश्न पत्र की जो इकाई 4 है उसका नाम है भ्रष्टाचार। जैसा कि हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो में भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार की परिभाषा को जानने का प्रयास किया और साथ ही साथ भ्रष्टाचार कितने प्रकार का होता है और भ्रष्टाचार के उत्पन्न होने के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, उन सभी को जानने का प्रयास किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार से आखिर समाज पर, देश पर और व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीति में क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के लिए सरकार ने, समाज ने क्या प्रयास किए हैं या इसके लिए कौन सा कानूनी ढांचा बनाया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भ्रष्टाचार के प्रभाव का। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि भ्रष्टाचार वर्तमान समय की बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। यदि राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्याओं की बात करें, जिसमें अशिक्षा आती है, जिसमें बेरोजगारी आती है, जिसमें गरीबी आती है, उसमें सबसे बड़ी समस्याओं में मुख्य स्थान भ्रष्टाचार भी रखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार शिक्षा को भी बढ़ने से रोकता है, गरीबी को बढ़ावा देता है, बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, राष्ट्र की प्रगति को अवरुद्ध करता है। तो भ्रष्टाचार समाज की, राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या है और यह समाज को अनेक तरीकों से प्रभावित करता है। तो यदि हम भ्रष्टाचार को संक्रामक रोग से तुलना करें, इसकी तुलना संक्रामक रोग से करें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से संक्रामक रोग, इसकी परिभाषा क्या होती है कि यह रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी ना किसी माध्यम से फैलते हैं, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वह मृदा हो या कोई भी कारण हो। एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। तो ऐसे ही भ्रष्टाचार भी समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भ्रष्टाचार करते हुए देखता है तो उसको लगता है कि यह आराम से ही बहुत अधिक पैसा कमाकर बहुत आरामदायक जिंदगी जी रहा है, तो क्यों ना हम भी इसी तरीके से, इसी अनर्गल तरीके से, इसी अनैतिक तरीके से धन एकत्रित करके हम भी आरामदायक जिंदगी व्यतीत क्यों ना करें। और वह भी सामने वाले भ्रष्टाचारी को देखकर खुद भी भ्रष्टाचार में विलिप्त हो जाता है। यदि वो खुद नहीं होता है तो प्रशासन में एक कड़ी होती है। कड़ी में क्या होता है? जो ऊपर वाला अधिकारी होता है उसके नीचे कुछ अधिकारी होते हैं और जो नीचे वाला होगा उसके भी नीचे कुछ अधिकारी होंगे। तो एक चेन बनी होती है जो कि प्रशासन में कार्य करने के एक तरीका होता है। तो चेन में क्या होता है? मान लीजिए बीच का कोई अधिकारी ईमानदार होता है और ऊपर के अधिकारी और नीचे के अधिकारी जो होंगे वो यदि भ्रष्टाचारी होते हैं तो वह इस चेन की, इस कड़ी को जो कि ईमानदार है उस पर दबाव डालेंगे भ्रष्टाचार करने के लिए या उसे भ्रष्टाचारी बनने के लिए। यदि वह भ्रष्टाचार नहीं करता है या भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करता है तो या तो उसको यहां से हटा दिया जाएगा या फिर उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अर्थात यह कड़ी इस तरीके की हो गई है जिसमें बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और बहुत कम लोग हैं जो भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। अतः क्या है? यह संक्रामक रोग की तरह है जो संपूर्ण समाज को जकड़े हुए है, उसको जकड़ते हुए जा रहा है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि चेन्नई का हर चौथा व्यक्ति क्या करता है? भ्रष्टाचार के लिए बढ़ावा देता है, अपना काम कराने के लिए रिश्वत देता है, किसी न किसी अधिकारी को रिश्वत देता है। यदि हम बेंगलोर में जाते हैं तो उसमें 8 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति क्या करता है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से हो क्या रहा है? इस तरीके से भ्रष्टाचार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वही बड़े बड़े घोटालों को जन्म दे रही है, वही निचले तरीके से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार से आखिर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, किस तरीके से हम प्रभावित होते हैं, किस तरीके से समाज प्रभावित होता है। तो पहला कारण होता है प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि होना। समझने का प्रयास करना, प्रशासनिक अकर्मण्यता में वृद्धि क्या कहलाती है? प्रशासन का सही तरीके से काम ना करना। अर्थात क्या होता है कि जब कभी रिश्वत और स्पीड मनी के रूप में पैसा दिया जाता है तो यह पैसे की प्रशासन को या प्रशासक को लत सी लग जाती है। अर्थात उसकी आदत में आ जाता है कि बगैर पैसे लिए कोई काम ही ना करना।
तो जब आप उसके पास कोई काम कराने के लिए जाते हैं तो वह नियमों की सूची आपके सामने रख देता है। वो आपसे कहता है कि ठीक है, आप फाइल बना के ले आइए, हम आपका काम कर देंगे। आप फाइल बना के ले जाते हैं, उसके सामने रखते हैं, तो बोलता है इसमें इस प्रमाण पत्र की कमी है। आप दोबारा उस प्रमाण पत्र को ले जाते हैं तो वह कुछ ना कुछ फिर खामियां निकाल देता है। उसका खामी निकालने का मतलब ये होता है कि मुझे काम करना ही नहीं है, जब तक कि आप परेशान ना हो जाएं। और आप परेशान होकर करेंगे क्या? आप कहीं ना कहीं रिश्वत को बढ़ावा देंगे, आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। अर्थात बात कहां आती है? बात आती है रिश्वत और स्पीड मनी की। अर्थात आप अपना काम तीव्र गति से जल्दी कराने के लिए, नियमों का उल्लंघन कर कराने के लिए उसको क्या करेंगे? पैसा देंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो अधिकारियों का एक स्वभाव ही हो जाता है कि बगैर पैसे लिए हमें काम नहीं करना। जब तक कि उसे पैसा नहीं मिलेगा तब तक वह काम नहीं करेगा। और ऐसे उनकी अकर्मण्यता में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। और इस अकर्मण्यता की वृद्धि के कारण समाज के लोगों का विश्वास प्रशासन से हटता जाता है, लोगों में परेशानी बढ़ती जाती है। अगले कारण की बात करें तो सेवा में गुणवत्ता का अभाव होता है। अगला प्रभाव क्या पड़ रहा है? गुणवत्ता का अभाव हो जाता है। चूंकि प्रशासन में किसी भी अधिकारी की जब नियुक्ति होती है तो वह नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। अब योग्यता के आधार पर क्या होगा? मान लीजिए आपको एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके लिए बहुत सारे चरण होते हैं। पहले चरण में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जब आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अर्थात आपको मानसिक, फिजिकल हर तरीके से वो जांच परख कर ही प्रशासन में लेते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास पैसा अधिक होता है तो वह भ्रष्टाचार के माध्यम से डायरेक्ट पैसा देकर सीट को ले लेते हैं। अब जब डायरेक्ट ही व्यक्ति उस ओहदे पर पहुंच जाएगा जिस ओहदे पर एक निष्ठावान व्यक्ति पहुंचना था, जिसके अंदर वो सभी योग्यताएं होनी थी, वही पहुंचना था, वहां पर कौन सा व्यक्ति बैठ जाता है? एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति बैठ जाता है। अब जब वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति भ्रष्टाचार करके वहां पर बैठ जाता है तो उसको तो प्रशासन का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। जब उसको कोई ज्ञान नहीं होगा तो वो कार्य अच्छे से कैसे करेगा? उसका काम तो पैसा कमाने में लगा होगा, क्योंकि उसने उस पद पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं की है, मेहनत की बजाय पैसा खर्च किया है। तो जब वो पैसा खर्च करेगा तो वह पैसा कमाएगा भी, और कमाएगा कैसे? अनैतिक तरीके से कमाएगा। और जब वह अनैतिक तरीके से कमाएगा तो प्रशासन में जो सेवाएं लोगों को प्रदान की जाती हैं उनमें क्या आ जाएगी? उनकी गुणवत्ता में कमी आती जाएगी। कोई भी प्रोजेक्ट यदि पास होता है, कोई सड़क निकलती है, कोई ब्रिज बनना होता है, या फिर कोई कॉलोनी बननी होती है, कोई साफ सफाई का काम होता है, तो यह सेवा को अच्छे तरीके से ना कर क्या करेंगे? उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा? सेवा की गुणवत्ता में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। अगला प्रभाव क्या पड़ता है? तो विकास की प्रक्रिया में बाधक होते हैं। विकास की प्रक्रिया में बाधक कैसे होंगे? चूंकि मैंने अभी बताया है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रशासन में पहुंचा है उसका मूल मकसद क्या होगा? उसका मूल मकसद होगा पैसा कमाना। और पैसा कैसे कमाएगा? क्या वह नैतिक तरीके से कमाएगा? नहीं, वह अनैतिक तरीके से कमाएगा, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। और जब वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, उनके लिए जो धन निष्कासित किया जाता है वह धन सही जगह पर नहीं लग पाता। अर्थात जो योग्य व्यक्ति होता है, जिसके लिए वह पैसा दिया जाना था, उस योजना का लाभ दिया जाना था, उस योजना का लाभ उस व्यक्ति तक ना पहुंचकर किसके पास पहुंच जाता है? किसी और के पास पहुंच जाता है। और जब इस तरीके का काम होता है तो विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। इसी को देखते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि यदि हम सरकारी योजनाओं के लिए 1 रुपए खर्च करते हैं तो वह धरातल पर पहुंचते पहुंचते 10 पैसे में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात उस योजना का लाभ जिस व्यक्ति को मिलना था, उस योजना का लाभ पूरा ना मिलकर उसका सिर्फ 10% ही उस व्यक्ति को मिलता है, और बाकी का बाकी जो 90% होता है वो बीच में ही भ्रष्टाचारियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या उसे घपा लिया जाता है। तो इससे क्या होती है? विकास की प्रक्रिया की गति कम होती है, या विकास की प्रक्रिया जो होती है वो अवरुद्ध होती है। अगला क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विषमता को कैसे बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भ्रष्टाचार 2 प्रकार का होता है भारत में, एक बड़े स्तर पर होता है और एक छोटे स्तर पर होता है।
बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है वो घोटालों के माध्यम से होता है। बड़े बड़े घोटाले होते हैं और उन घोटालों को करने वाले कौन होते हैं? या तो राजनेता होते हैं, या उच्च अधिकारी होते हैं, या बड़े व्यक्ति होते हैं। जब वह राजनेता, बड़े व्यक्ति या उच्च अधिकारी या कोई धनी व्यक्ति वो भ्रष्टाचार करता है, वह घोटाला करता है, तो वह घोटाला हजारों या लाखों में ना होकर करोड़ों में होता है। जब वह करोड़ों में होता है तो उनकी आमदनी भी क्या हो जाती है? कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो हमने माना कि अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, लेकिन गरीब कैसे गरीब होते चले जाते हैं? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भ्रष्टाचार दो प्रकार से होता है, एक उच्च प्रकार से, और उच्च प्रकार से भी लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से सरकार को अपना पैसा देते हैं। उस पैसे का उपयोग किस में होना था? अपनी ही भलाई में होना था, लोगों की भलाई में होना था। लेकिन होता क्या है, वह पैसा लोगों की भलाई में ना आकर, राष्ट्र के विकास में ना लगकर धनी लोगों के विकास में लग जाता है, अमीर लोगों के विकास में लग जाता है। इससे अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब और गरीब। दूसरे कारण में भी यही होता है, जो कि छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। लोगों को दिन प्रतिदिन की छोटे छोटे कामों को कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, और वह रिश्वत जबरदस्ती मांगी जाती है। यदि आप रिश्वत देने से इनकार कर देते हैं, आप बहुत ईमानदार बने रहते हैं, तो आप परेशानी होते रहेंगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रशासन में लाल फीताशाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है? आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि आप वर्तमान में देख भी रहे हैं। जो अमीर व्यक्ति होते हैं, उनके बहुत सारे मॉल बन जाते हैं, बहुत सारे ठेके चलने लगते हैं। वो कहां से आता है पैसा? वो भ्रष्टाचार से ही आता है। उसको और आमदनी में बढ़ाने के लिए वो इस प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से लाते हैं, और वो प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए वो सरकार को भी भ्रष्टाचारी बनाते हैं, सरकार में भी भ्रष्टाचार का पैसा डालते हैं, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। और यदि कोई एक छोटा व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसे कोई प्रोजेक्ट चाहिए हो, इसे कोई काम करना हो, तो उसे कितना परेशान होना पड़ता है, वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मध्यम वर्ग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। अगले प्रभाव की बात करते हैं, तो इससे प्रशासकीय व्यय में वृद्धि होती जाती है। प्रशासकीय व्यय में वृद्धि कैसे हो जाती है? क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण कार्य में क्या होती है? अनावश्यक देरी होती है, समयबद्धता का अभाव होता है। व्यक्ति जो प्रशासनिक अधिकारी बना होता है, वो क्या करता है? अकर्मण्य बना बैठा रहता है। वो सोचता है कि जब तक कि व्यक्ति पैसा ना देगा, तब तक मैं कोई कार्य ही नहीं करूंगा। वो क्या करता है? अपने नियम की सूची खोल देता है। वो बोलता है कि इस फाइल को पहले इसके पास पहुंचाना पड़ेगा, फिर उसके पास पहुंचाना पड़ेगा, फिर उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। इस माध्यम से वो आपको बता देता है कि इसमें कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। अब यदि आप उसको पैसा नीचे, टेबल के नीचे से दे देते हैं, भ्रष्टाचार के माध्यम से दे देते हैं, रिश्वत के माध्यम से दे देते हैं, तो आपका काम सही तरीके से हो जाएगा। और यदि आप नहीं देते हैं, तो समय क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और समय जब बढ़ता है, तो आप ध्यान रखिए, एक प्रशासक के लिए मंथली सैलरी मिलती है, महीने पे तनख्वाह मिलती है। उसके लिए टारगेट होता है कि महीने में आपको इतनी सारी फाइलों को निपटाना है, ये कार्य करना है। लेकिन वह भ्रष्टाचार के कारण रिश्वत की आस में सारे कार्यों को ना निपटाकर लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, फाइलों को नीचे दबाता जाता है, और फाइलों की गुत्थी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जब फाइलों की गुत्थी बढ़ती जाती है, तो प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। प्रशासन, जो शासन है, उनको सैलरी तो देता रहता है, और जब सैलरी देता रहता है, तो क्या होता है? व्यय में क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन कार्य नहीं होता है। अगले प्रभाव की बात करते हैं। और भी प्रभाव है, जैसे कि राष्ट्रहित को हानि होती है। राष्ट्रहित को हानि कैसे होगी? क्योंकि राष्ट्रहित में कार्य का मुख्य जो साधन होता है, वो कौन होता है? प्रशासक होता है। वो सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को धरातल पर लागू कराता है। अब चूंकि यदि वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, या फिर सरकार भ्रष्टाचारी हो जाएगी, तो वह इस तरीके की योजना बनाएगी कि उसका अधिक से अधिक लाभ प्रशासन को मिले या फिर सरकार को मिले। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की जो प्रगति है वो अवरुद्ध हो जाएगी। हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इससे क्या होगी? राष्ट्रहित को हानि होगी। अगली बात करते हैं, तो सरकार एवं व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ता जाता है। जब भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो लोगों में भी एक अविश्वास की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। उसको भी लगने लगता है कि प्रशासन में या सरकार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके भले के लिए सोचता है। हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो तो भ्रष्टाचारी होता है, कोई भी नेता है वो तो भ्रष्टाचारी होता है। यदि हमें कुछ काम कराना है, तो हमें पैसा देना पड़ेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वह कोई काम करा ही नहीं सकता।
तो इससे क्या होता है, एक जो व्यक्ति के अंदर आत्मसुरक्षा होती है, आत्मसुरक्षा की भावना होती है, या प्रशासन के प्रति एक आस लगा के जब वह देखता है कि यह अधिकारी हमारी मदद करेगा, हमारे लिए काम करेगा, वह जो भावना से वह देखता है, वह भावना क्या होती जाती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। वह इच्छा शक्ति खत्म होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास जो प्रशासन में, जो सरकार में था, वह भ्रष्टाचार के कारण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लाल फीताशाही बढ़ती है। मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, जब प्रशासक को लगता है या सरकार को लगता है कि यह कार्य के लिए हमें रिश्वत मिलेगी, तो वह रिश्वत की चाह में बैठा रहता है और फाइलों के ढेर बढ़ते जाते हैं। फाइलें क्या होती हैं, लाल फीते में बंद कर रखती जाती हैं और कार्य में देरी होती जाती है। इसके कारण क्या होता है, लाल फीताशाही बढ़ती जाती है। समाज में असंतोष बढ़ता है। समाज के लोगों में इस भावना का बढ़ना कम हो जाता है कि प्रशासक हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं, राजनेता हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। अर्थात उनमें असंतोष की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनको लगने लगता है कि देश पूरा भ्रष्टाचार पे चलता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो ना ही हमें न्याय मिल सकता है और ना ही जो योजनाएं हमारे लिए आए हैं उनका हमें फायदा मिल सकता है। आगे बात करते हैं, न्याय की कमी हो जाती है। भ्रष्टाचार के कारण न्याय उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पैसा होता है। जिनके पास पैसा नहीं होता वो पेशियों के दम पे लगे रहते हैं, तारीख पे तारीख उनको मिलती रहती है, तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। समाज में असंतोष की वृद्धि होती जाती है, लाल फीताशाही बढ़ती जाती है, सरकार एवं व्यवस्था में लोगों का अविश्वास बढ़ जाता है और इन सभी से मिलकर राष्ट्र को हानि होती है। तो ये सारे कारण थे, जो प्रभाव थे, जो भ्रष्टाचार के कारण समाज पर, राष्ट्र पर और व्यक्ति पर पड़ते हैं। इन प्रभावों का आपने अध्ययन किया। ये जो प्रभाव है, या तो आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है या 20 नंबर का, तो आपको ध्यान रखना है। यदि 20 नंबर का है तो 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्द में यह जो मटेरियल है बहुत पर्याप्त है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने प्रभावों को तो समझा कि समाज पर भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है, क्या सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, या इसको खत्म करने के लिए उसने कुछ कानूनी ढांचे को भी बनाया है, उसने कुछ प्रयास किए हैं, या समाज ने भी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कदम उठाए हैं या नहीं। तो दोस्तों हाँ, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आज से नहीं, स्वतंत्रता पूर्व से ही कार्य किया जा रहा है। पहले से ही बहुत सारे अधिनियम हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। बहुत सारे अधिनियमों के माध्यम से सजाओं का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाए। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो यदि हम बात करें भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के लिए ढांचे का, तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं कानूनी ढांचे के रूप में, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और उन कानूनों में सजाओं का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात हम करते हैं संस्थागत ढांचे में। संस्थागत ढांचे में क्या होता है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कार्य कर रही हैं। तो इन संस्थाओं का भी सरकार ने और समाज ने निर्माण किया है, उनका अध्ययन करेंगे। और तीसरे तौर पर हम सामाजिक ढांचे का अध्ययन करेंगे कि आखिर समाज ने इस दिशा में क्या कार्य किया है, या समाज को इस प्रभाव से मुक्त कराने के लिए क्या क्या काम किए गए हैं। यदि हम कानूनी ढांचे की बात करें तो कानूनी ढांचे में बहुत सारे अधिनियम हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947। यह स्वतंत्रता के बाद से ही बन गया था। फिर इसी में संशोधन के बाद आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसके बाद आता है दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952। ये थोड़ा पहले आ गया था, 88 वाला बाद में आया था। चूंकि मैंने इसको ऊपर इसलिए लिखा है कि ये जो भ्रष्टाचार अधिनियम 1947 था, इसका ही संशोधित रूप है। और जो ये दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 है, इसके तहत जो भ्रष्टाचार के लिए सजाओं का प्रावधान था, उनको उठा के किस में रख दिया गया था, भ्रष्टाचार अधिनियम में रख दिया गया था। चलिए आगे क्या, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, किसी और के व्यक्ति के नाम से यदि हम संपत्ति खरीद लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, तो इसके लिए भी अधिनियम बनाया गया। फिर इसके बाद विशिल विलोवर की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया। यहां मैं आपको 2 शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि विशिल विलोवर क्या होता है।
तो विशिल ब्लोवर कोई भी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे संस्था जो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए निष्पक्ष रूप से अपनी आवाज उठाते हैं, या सरकार को या ऐसी संस्थाओं को, जो आगे हम संस्थाएं पढ़ेंगे, उनको क्या करते हैं, उनको इत्तला करते हैं, उनको बताते हैं कि इस जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, इस मात्रा में हो रहा है। उस व्यक्ति को, संस्था को क्या कहा जाता है? विशिल ब्लोवर कहा जाता है। अब चूंकि विशिल ब्लोवर उजागर करता है भ्रष्टाचार को, तो उसकी जान के लिए भी खतरा बनता है, उस पर दबाव भी बनता है। तो उसकी जान, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके दबाव से उसको मुक्त करने के लिए, उसके नाम को गुप्त बनाए रखने के लिए और भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए एक अधिनियम लाया गया, जिसे कहा जाता है भ्रष्टाचार विशिल ब्लोवर अधिनियम, विशिल ब्लोवर की सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक रक्षण 313, आर्टिकल 313 का प्रावधान, जो कि हमारे मूल संविधान में ही किया गया है, तो वो किया गया है। संस्थागत ढांचे में देख लेते हैं हम कि आखिर संस्थागत ढांचे के तौर पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहां पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। भ्रष्टाचार, जो केंद्र में भ्रष्टाचार है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन पर नियंत्रण रखने के लिए, इन पर नजर बनाए रखने के लिए किसका? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। यह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाली संस्था होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो क्या करती है? यहां पर अंतर यह हो जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वयं जांच नहीं करती है, वह भ्रष्टाचार का पता लगाकर केंद्रीय जांच ब्यूरो या अन्य संस्थाओं के माध्यम से उसकी जांच करवाती है। तो इसके लिए क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारण संस्थान का मूल्यांकन के लिए एक संस्थान का निर्माण किया गया है। उसके बाद लोकपाल, लोक आयोग और स्थानीय स्तर पर ओम्बुड्समैन संस्थानों का निर्माण किया गया है। ये सभी संस्थान क्या करते हैं? भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए कार्य करते हैं। यह अपने प्रतिवेदन के द्वारा सरकार के सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, भ्रष्टाचार की सीमा को बताते हैं और उस पर निर्णय लेने के लिए या उस पर पहल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। हम बात करते हैं सामाजिक ढांचे पर कि सामाजिक ढांचे के अंतर्गत क्या क्या किया गया है। तो सामाजिक ढांचे के अंतर्गत सिविल चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, ऐसे घोषणा पत्र होते हैं जिसमें सरकार या कोई संस्था जो होता है अपने कर्मचारियों के लिए जो भी रियायत देने वाला होता है, जो भी सेवा उपलब्ध कराने वाला होता है, उसका क्या होता है? क्रम बाई क्रम उसमें विवरण होता है। आगे इनकी हम डिटेल सभी की पढ़ेंगे, अब टेंशन मत लेना, इन सभी की हम डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे। अभी पूरा को डिटेल करेंगे कि आखिर यदि ये 5 नंबर में, 2 नंबर में या इससे बड़े यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें कैसे लिखना है। ये तो यदि सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भ्रष्टाचार को अलमत करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आप ये चार्ट बना सकते हैं। इस चार्ट में क्या है? आपके कम शब्दों में बहुत अधिक जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मिथ्या दावा अधिनियम भी बनाया गया है। मिथ्या दावा अधिनियम के साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का गठन किया गया है। सूचना के अधिकार के द्वारा लोगों में जानने की उत्सुकता होती है, प्रशासन में, शासन में पारदर्शिता बढ़ती है। लोगों को पता होता है कि कौन सी योजना हमारे पास आई है, उसमें कितना पैसा लगाया गया है और कितना लाभ हमको प्राप्त हुआ है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है और पारदर्शिता बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। और क्या है? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया की भूमिका, ये भी क्या करते हैं? भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते हैं। भ्रष्टाचारियों के पीछे तीसरी आंख के रूप में लगे रहते हैं। यदि कहीं कोई घोटाला होता है, यदि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा होता है, तो उसको सार्वजनिक रूप से समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से ये न्यूज चैनल के माध्यम से रखते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को अवगत कराते हैं भ्रष्टाचार से। आगे सामाजिक लेखा जोखा की व्यवस्था की गई है, जो कि जो सरकार के पास पैसा होता है उसके लेखे जोखे की जांच करता है। इसके साथ ही सार्वजनिक सर्वसहमति बनाना, लोगों में सार्वजनिक सहमति बनाने के लिए भी कार्य किया गया है कि लोग भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सहमति बनाएं और भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकें। तो ये सारे अधिनियम, ये सारे संस्थान, ये सारे सामाजिक ढांचे, ये क्या करते हैं? भ्रष्टाचार को अलमत करने का कार्य करते हैं। चलिए हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इन अधिनियम की डिटेल्स क्या क्या है, किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने का कार्य किया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण था वो स्वतंत्रता के पहले से ही चल रहा था। तो स्वतंत्रता के पहले से क्या ये सारे अधिनियम बन गए थे? तो नहीं। स्वतंत्रता के पहले क्या था? भारतीय दंड संहिता का प्रावधान था और भारतीय दंड संहिता में क्या था? लोक सेवक द्वारा अपराध का एक अध्याय था।
लोक सेवक द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से, उनके लिए एक अलग से अध्याय जोड़ा गया और उस अध्याय में कुछ धाराएं रखी गई और उन धाराओं का उल्लेख था 161 से लेकर 165 तक। इनमें क्या था? भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए वैधानिक ढांचे का उपबंध किया गया था। इनमें सजा का प्रावधान किया गया था। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई थी कि यदि कोई लोक सेवक सही समय पर कार्य नहीं करता है, यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार करता है तो उनके लिए क्या क्या सजा का प्रावधान है। तो ये कब था? ये स्वतंत्रता के पूर्व था। लेकिन जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए एक अधिनियम लाया गया जिसे कहा गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947। बात करते हैं हम इस अधिनियम की कि आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए, ये पूरा का पूरा अधिनियम है, बहुत सारी इसमें धाराएं हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है। तो इसमें हम कुछ धाराएं पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 पूछ लिया जाता है, तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे मुख्य प्रावधान था कि आईपीसी की धारा जो 161 से 165 थी, जिसमें भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रावधान था। मैंने अभी बताया कि पहले से ही यह प्रावधान था, तो उसके लिए भ्रष्टाचार संबंधी परिभाषा के वैधानिक उपबंधों को यथावत रखा गया। उसमें क्या किया गया? जो आईपीसी में जो सजाएं उल्लेखित थीं, जो धाराएं उल्लेखित थीं, उनको यथावत रखा गया और उनका उल्लेख यहां किया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में किया गया। इसमें एक नए अपराध की परिभाषा जोड़ दी गई और वह अपराध था पद कर्तव्य के निर्वहन में आपराधिक कदाचार। अर्थात आप अपने पद पर बने हैं तो आपके लिए कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और वह कर्तव्य का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो उसे आपराधिक कदाचार माना जाएगा और इसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था? सजा का प्रावधान था न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का, कि आप यदि अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसको आपराधिक कदाचार माना जाएगा और उसके लिए जो सजा का प्रावधान था वो न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए रखा गया था। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आईपीसी की धारा में एक अलग से अध्याय भ्रष्टाचारी प्रशासकों के लिए एक अलग से अध्याय जोड़ा गया था, जिसमें धारा 161 से लेकर 165 तक उल्लेख किया गया था उनके सजाओं का, उसे यथावत रखा गया। और क्या किया गया? एक नए अपराध की परिभाषा जोड़ दी गई और वह अपराध था पद कर्तव्य निर्वहन के आपराधिक कदाचार। और इसके लिए यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है और वह सजा होगी न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष। आगे हम बात करते हैं दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952। अब यहां पर जो आईपीसी की धारा थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। क्या क्या किए गए उनको देख लेते हैं हम। तो यहां पर धारा 165 के अधीन उल्लेखित सजा को 2 वर्षों की बजाय क्या कर दिया गया? बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। 165 में भ्रष्टाचारियों के लिए सजा का प्रावधान है, उस सजा का क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। उसमें जो पहले सजा 2 वर्ष हुआ करती थी वह सजा बढ़ा के कितने वर्ष कर दी गई? 3 वर्ष कर दी गई। और क्या बात की गई? तो इसमें एक नई धारा 165 का जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ दी गई? 165 का जोड़ दी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 161 और 165 में परिभाषित किए गए अपराधों को दुष्प्रेरित करना भी अपराध माना गया। अर्थात क्या होता है दुष्प्रेरित करना? क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे कि आप लोगों ने एक उत्प्रेरक का नाम सुना होगा। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। मतलब क्या करते हैं? किसी भी चीज में खुद तो भाग नहीं लेते लेकिन दूसरे को उकसाते हैं वो काम करने के लिए, तो वही काम होता है उत्प्रेरक का। जो होता है वही कहलाता है दुष्प्रेरित करना। अर्थात किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार लेने के लिए या भ्रष्टाचार करने के लिए बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को भी इस अपराध के अंतर्गत रखा गया, उसे भी अपराधी माना गया। किसके अंतर्गत? 165 का के अंतर्गत, ताकि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको तो सजा हो, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं वो भी इसके भय से आगे सतर्क रहें और यदि वह ऐसा काम करते हैं तो उनको भी सजा का प्रावधान हो। आगे क्या काम किया गया? आगे इसमें भ्रष्टाचार से संबंधित सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायाधीश द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। कहा गया कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी अपराध है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? एक विशेष न्यायाधीश करेगा, एक विशेष न्यायालय द्वारा होगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय के सामने बहुत सारी फाइलें होती हैं। बहुत सारी फाइलें होने के कारण भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे दबे के दबे रह जाते हैं और इससे क्या होता है? प्रशासक को शक्ति मिलती है भ्रष्टाचार करने की। उसको पता है कि भ्रष्टाचार का मामला बहुत टाइम तक चलेगा तो वह भ्रष्टाचार करके स्वतंत्र हो जाता है।
लेकिन इस अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा एक विशेष न्यायालय, एक विशेष न्यायाधीश का प्रावधान किया गया कि आपकी जो सुनवाई है वह त्वरित होगी, एक विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश के माध्यम से की जाएगी। आगे बात करते हैं हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जो कि 1947 अधिनियम का ही संशोधित रूप था। इसमें क्या हुआ, इसमें लोक सेवक शब्द की परिभाषा का विवरण किया गया, अर्थात यहां पर लोक सेवक की परिभाषा को समाहित किया गया, बताया गया कि कौन व्यक्ति लोक सेवक होगा, क्योंकि अभी तक इससे पहले लोक सेवक को कहीं भी, लोक सेवक की परिभाषा को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में सबसे पहले लोक सेवक की परिभाषा को सम्मिलित किया गया, साथ ही साथ लोक कर्तव्य की नवीन अवधारणा को सम्मिलित किया गया। लोक कर्तव्य को बताया गया कि लोक सेवकों के आखिर कर्तव्य क्या क्या होंगे, और क्या किया गया, इस अधिनियम के अधीन जो मामले होंगे वो सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी, और किसके द्वारा होगी, विशेष न्यायाधीशों के माध्यम से होगी, जिससे कि इन समस्याओं का निवारण शीघ्र, अति शीघ्र हो सके, सुनवाई जो है वो त्वरित हो सके। क्लियर है? तो ये प्रावधान किसके अंतर्गत किए गए थे, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए थे। आगे हम बात करते हैं बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 की। बेनामी लेन देन हो क्या रहा था कि बहुत सारे व्यक्ति भ्रष्टाचार कर कर अब अपने जो पैसा है वह उजागर ना हो सके, सरकार की नजर या जो इतने संस्थान हैं उनकी नजर उस व्यक्ति पर ना पड़ पाए, इसके माध्यम से वो क्या करते थे, किसी और के नाम से संपत्ति को खरीद लिया करते थे, ताकि भ्रष्टाचार के माध्यम से हम पैसा या संपत्ति को अर्जित तो कर सकें लेकिन सरकार की नजरों में ना आए। तो इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 लाया गया। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान रखे गए, मुख्य मुख्य प्रावधानों को हम देख लेते हैं। तो इस अधिनियम में उस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया जिसने संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से लेकर अपने नाम पर दावा करने के लिए अधिकृत की है। मतलब कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीद लेता है और अपने नाम पर उसका दावा अधिकृत करता है कि नहीं ये तो मेरी है, तो उस पर क्या कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दैनिक जिंदगी में आप देखते हैं बहुत सारे प्रशासक होते हैं जो बहुत सारा धन अर्जित कर लेते हैं। जब पैसा उनके पास आ जाता है, अब पैसा कैसा है, ब्लैक है, काला धन है। काला धन क्या होता है, तो वह धन जिसका विवरण सरकारी खातों में नहीं होता, या सरकार के पास नहीं होता, या प्रशासन के पास नहीं होता, या जिसका आपने टैक्स पे नहीं किया, वो सब क्या कहलाता है, काला धन कहलाता है। और यह अवैध तरीके से कमाया जाता है। तो जब आपने अवैध तरीके से पैसा कमाया है, आपकी इनकम से ज्यादा आपके पास पैसा है, तो आप उसका उपयोग कहां करेंगे, संपत्ति खरीदने में करेंगे। अब यदि आप संपत्ति अपने नाम से खरीदते हो तो सरकार की नजर सीधी आप पे पड़ जाएगी कि यह पैसा कहां से आया, क्योंकि प्रत्येक प्रशासक को अपनी आमदनी का या अपनी आय का विवरण सरकार को देना पड़ता है, प्रशासन में देना पड़ता है। यदि वह नहीं देता है तो वह भ्रष्टाचारी कहलाएगा। जैसे कि हमने भ्रष्टाचार की परिभाषा में देखा था, प्रकारों में देखा था कि भ्रष्टाचार के प्रकारों में क्या क्या आता है। यदि आप अपनी आय या संपत्ति का विवरण नहीं देते हैं तो वह भी भ्रष्टाचार होगा। तो वो क्या करते हैं कि इस विवरण को शुद्ध और साफ बनाए रखने के लिए जो पैसा अलग तरीके से, अनर्गल तरीके से कमाया गया है, अवैध तरीके से कमाया गया है, उसका उपयोग वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से करते हैं। तो वह अपने फूफा, अपने ताया, अपने चाचा, अपने भाई, अपनी बहन या भाभी, किसी के भी नाम से क्या करते हैं, संपत्ति को अर्जित करते हैं। उनको संपत्ति दिला देते हैं, उनके नाम पर सामान उठवा देते हैं, बंगला खरीदवा देते हैं, कुछ भी काम कर देते हैं। अब फिर उस पर क्या करते हैं, बाद में जाके वो अपना दावा करते हैं कि यह संपत्ति मेरी है। तो उस पर प्रतिबंध कौन सा अधिनियम लगाता है, बेनामी लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 लगाता है। आगे क्या क्या करता है यह अधिनियम, धारा 3 के अंतर्गत क्या करता है, बेनामी लेन देन का निषेध करता है कि इस तरीके से यदि आप कोई भी संपत्ति या कोई भी चीज अर्जित कर रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाता है कि नहीं, आप किसी और के नाम से चीज नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही साथ धारा 4 अधिग्रहण करने वाले को बेनामी दार से संपत्ति वसूल करने को निषिद्ध करता है। अर्थात यदि आपने किसी व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीद ली है और अब उसे हथियाना चाहते हैं तो उस पर यह क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। बेनामीदार जिसके नाम से आपने संपत्ति खरीदी है उससे अब आप वह संपत्ति वसूल करना चाह रहे हैं तो उस पर क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। आगे बात करते हैं कि आखिर बेनामी संपत्ति कहलाती क्या है, क्योंकि इसकी परिभाषा भी कई बार पूछी गई है। तो हम देखते हैं कि बेनामी संपत्ति क्या कहलाती है। वह संपत्ति जिसे किसी दूसरे के नाम से लिया जाता है लेकिन इसकी कीमत का
भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करता है या कोई व्यक्ति अपने लाभ का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति को किसी मकान, जमीन या अन्य कोई संपत्ति खरीदने के लिए करता है तो वह क्या कहलाती है? बेनामी संपत्ति कहलाती है। मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है, व्यक्ति के पास पैसा होता है, वो कोई संपत्ति खरीदना चाहता है, लेकिन वह संपत्ति यदि किसी और व्यक्ति के नाम से खरीद ले तो वो क्या कहलाती है? बेनामी संपत्ति कहलाती है। या अपने लाभ के लिए किसी और को मकान खरीदवा दे, जमीन खरीदवा दे, तो वो सब क्या कहलाता है? बेनामी संपत्ति कहलाता है। और इस पर प्रतिरोध लगाने के लिए बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1988 बनाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने भ्रष्टाचार को अलमत करने के लिए जो संस्थान बनाए गए हैं, जो कार्य किए गए हैं, और इसके साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार से प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया। अब इसमें बहुत सारे संस्थान हैं आगे चलकर, जो कि हमने अभी पढ़े हैं कि संस्थागत प्रयास भी किया गया, कानूनी प्रयास भी किया गया और ढांचागत प्रयास भी किया गया। इसको हम क्रम से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम इतना ही मटेरियल रखेंगे, क्योंकि यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आगे की परिचर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।